So what did liberal nationalism stand for? Our next video. Before this, we need to understand meaning of liberalism. Labor, this word is taken from Latin, which means individual freedom, equality before law and government by consent. मतलब इसका मतलब था कि वैयक्तिक स्वतंत्रता, सभी कायदे के सामने समान हो और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है ये सबके कंसेंट से चलनी चाहिए, सबके अप्रूवल से चलनी चाहिए। क्या क्या पॉलिटिकल गोल्स थे? तो पॉलिटिकल गोल सबसे पहले दो थे। ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, इसके बाद क्लरिकल प्रिविलेजेस ये भी खत्म होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए लेकिन कैस, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो फिलहाल हम इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते तो ये लिबरल्स ने अपने पास रखे, जिसमें कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता था प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। लिमिटेड सफरेज ये और एक पॉइंट था। वोटिंग राइट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टी, मीनिंग ओनिंग मैन, वीमेन एंड पुअर मैन वेर एक्सक्लूडेड। मतलब दिस ऑल्सो दे वांट दैट इट शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि कुछ ही लोगों के पास वोटिंग के राइट्स थे, कुछ लोगों के पास नहीं थे। अभी वीमेन का स्टेटस क्या था? तो नेपोलियनिक कोड के दौरान जो वीमेन का स्टेटस था इसको रिड्यूस कर दिया टू लीगल माइनर अंडर मेल अथॉरिटी। वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन फॉट फॉर इक्वल राइट्स। तो इनका जो पोजीशन था सोसाइटी में रिड्यूस कर दिया, और इसकी वजह से क्या हो गया कि दोनों वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड दे फॉट फॉर इक्वल राइट्स। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, अभी देखो लिबरलिज्म का मीनिंग अलग अलग स्पीयर में था। पॉलिटिकल स्पीयर का हमने पहले देखा, अभी इकोनॉमिक स्पीयर का क्या था। तो अभी इकोनॉमी में मार्केट्स कैसे होने चाहिए? तो इन्होंने फ्री मार्केट्स रखने चाहिए, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस हटने चाहिए थे, ये उनकी डिमांड थी। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल बेचने के लिए या खरीदने के लिए जा सकते थे। कैपिटल मूवमेंट फ्री चाहिए था, पीपल को भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। ये था इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पहला जो देखा हमने ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म देखा, दूसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अभी जर्मन का इसका एग्जाम्पल है, जो 39 स्टेट्स थे जहाँ पर सेपरेट करेंसी थी, वेट्स, मेजर्स, मल्टीपल कस्टम बैरियर्स थे अर्ली 19th सेंचुरी में। ये सारे बैरियर्स जो थे, ये बैरियर्स हटना मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म था इनके लिए, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस थे, हर स्टेट में अलग अलग करेंसीज थी, तो इसकी वजह से इनको ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। ट्रेड बैरियर्स थे, मर्चेंट्स जो फेस कर रहे थे, टैरिफ्स फेस कर रहे थे। आज आप पिछले 7 महीने से देख ही रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप कैसे टैरिफ खेल रहे। तो ये टैरिफ का गेम यहाँ पर भी था। अलग अलग मेजरमेंट्स थे, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस थे, ट्रेडिंग व्हेन ट्रेडिंग अक्रॉस स्टेट्स, जब दूसरे स्टेट्स में वो ट्रेड करते थे तो कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट थे। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में कहा था कि 1 मीटर मतलब कहीं पर 1200 सेंटीमीटर, 1 मीटर सॉरी 120 सेंटीमीटर, कहीं पर 100 सेंटीमीटर, कहीं पर 90 सेंटीमीटर। तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाता था, इनके ट्रेड के प्रॉब्लम्स थे। फिर इस सब के लिए क्या किया इन्होंने, जोलोरिन का फॉर्मेशन किया 1834 में। इससे क्या हो गया, एक कस्टम यूनियन फॉर्म हो गई जो प्रूसिया ने लीड की। अभी प्रूसिया बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला आगे। यहाँ पर सारे टैरिफ्स जो थे नंबर ऑफ स्टेट्स में हटा दिए गए, और करेंसी जो है वो 30 से सीधा 2 करेंसी पर लेके आए। इसकी वजह से क्या हो गया कि ट्रेडर्स को इकोनॉमी में पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गया। इसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म रोल क्या था, नेशनलिज्म का रोल क्या था? तो रेलवेज एंड यूनिफाइड मार्केट्स बूस्टेड ट्रेड। ऑब्वियसली रेलवे तो हमेशा ही ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यूनिफाइड मार्केट्स और रेलवेज की वजह से ट्रेड बूस्ट हो गया, मोबिलिटी। सो वेलकम बैक अगेन। जैसे हमने पहले लिबरलिज्म का मीनिंग समझा, अभी बढ़ते आगे एक नए कंजर्वेटिज्म के बाद क्या हुआ, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, सॉरी कि 1815 के बाद जो नया कंजर्वेटिज्म आया तब क्या हुआ। ये 1815 साल याद रखना है, क्योंकि ये
अगले हिस्ट्री के चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। अभी या तो नेपोलियन हार गया, नेपोलियन के बाद क्या हुआ? आफ्टर नेपोलियंस डिफीट जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थी लाइक मोनार्की, इनको प्रिजर्व करने का बारे में सोचा, जैसे चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सारे वो प्रिजर्व करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जो कंजर्वेटिव्स थे इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की, नेपोलियनिक रिफॉर्म्स। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था वो नहीं चाहते थे कि अभी फिर से वो हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि नेपोलियनिक रिफॉर्म्स जो हुए थे, कुछ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स इन्होंने एक्सेप्ट किए, जिसमें मॉडर्न आर्मीज आती है, ब्यूरोक्रेसीज आती है, इकोनॉमीज आती है। जो फ्यूडलिज्म खत्म हुआ था वो उन्होंने फिर से लाया नहीं। इसकी वजह से क्या हो गया, इनकी मोनार्की जो है वो स्ट्रेंथन होगी, इसको पावर मिलेगी। क्योंकि अगर फिर से वो सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें वापस लाते थे तो शायद ये ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते थे। वैसे भी बैठेगी नहीं, वो बात अलग है। फिर क्या हुआ, मीटिंग हुई वियना में 1815 में आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। यहाँ पर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब एक साथ आए। और इसको लीड किसने किया? ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे मेटरनिक, इन्होंने इसको लीड किया। यहाँ पर यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है, इस पॉलिटिकल मैप को उन्होंने रिड्रॉ किया। रिड्रॉ किया मतलब क्या, पेन पेंसिल लेके बैठे थे वैसा नहीं, अलग तरीके से अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो मर्ज कर दिए, फ्रांस की बॉर्डर पर आगे आने वाले सारे वो, और मोनार्की रिस्टोर कर दी। मोनार्की मीन्स वो बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर होगी पावर में, ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, वो तो हमें पता है। अभी वियना की ट्रीटी आती है, क्या क्या प्रोविजंस थे? बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर होगी फ्रांस में, पहला पॉइंट था। जो टेरिटोरियल लॉस हुआ था फ्रांस का, बट उसके बाद क्या हुआ, बफर स्टेट्स क्रिएटेड, नीदरलैंड्स विद बेल्जियम, जिनेवा एंड पिडमॉन्ट। फ्रांस के बॉर्डर पर इसको बना दिया गया ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन आगे रुक जाए। ऑस्ट्रिया गेंद नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया के पास नॉर्दर्न इटली आ गया। प्रूशिया वेस्टर्न टेरिटरीज में चला गया। रशिया गॉट सम पार्ट ऑफ पोलैंड। तो ये कुछ प्रोविजंस थे ट्रीटी ऑफ वियना की। अभी एम क्या थी, ये क्वेश्चन आपको था अभी के एग्जाम में। रिस्टोर प्री नेपोलियनिक मोनार्कीज एंड क्रिएट अ कंजर्वेटिव ऑर्डर टू प्रिवेंट रिवोल्यूशनरी स्प्रेड। मेन एम क्या था कि जो प्री नेपोलियनिक मोनार्की थी, बर्बन डायनेस्टी, इसको रिस्टोर करना और जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको क्रिएट करके रिवोल्यूशनरी स्प्रेड से रोकना। मतलब जो रिवोल्यूशनरी स्प्रेड हो रही थी उसको रोकना, ये इनके मेन एम थे। अभी ये शांति बैठने वाले थे, ऑब्वियसली राजा है तो कभी ना कभी राजा का खौफ आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी बर्बन डायनेस्टी ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। कंजर्वेटिव रिजिम्स जो थे इनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। प्रेस सेंसरशिप इम्पोज कर दी। लिबरल नेशनलिस्ट जो थे इन्होंने अपनी डिमांड कंटिन्यू रखी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की और पॉलिटिकल चेंज की। और जो लिबरल